दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। इसमें मैंने अभी तक पढ़ाया, जैसे चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें, जिस तरह से जो भी मान के चलो 5 से 6 7 लेक्चर्स बने थे, अब उन लेक्चर्स को अब हम समेटेंगे मतलब ये हुआ कि एक ही लेक्चर में आपको सारी चीज़ें कहानी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये क्लासेस में यहाँ मैं कंसेप्ट नहीं समझाने वाला, सिर्फ मोटा मोटा समझा के निकल जाऊँगा ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अगर मैंने समझाना है तो प्लीज़, अगर आपने समझना है तो ये वीडियो वहाँ पे या दे रखी हैं प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के अरोड़ा ये इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अपने हिसाब से सिस्टमेटिक क्लास 1 क्लास 2 जैसे भी आपको देखना है वो देखिए। यहाँ पर मैं रिवीजन जल्दी कराऊंगा ताकि कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनको मतलब लगता है कि हाँ रिवीजन हो जाए, तब भी टाइप रिवीजन हो जाए, तो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से हमें देखने को मिले। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जिसके अंदर अगर हम एक मिनट चैप्टर नंबर 2 को जो है बेसिकली देखेंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो टॉपिक का अगर जो नाम होगा वो बेसिकली आर्थिक, अगर हम बात करें तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक जो चीज़ों को हम लेके चलेंगे, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो हम बेसिकली जो हम बात करेंगे। आपके सामने अगर हम देखें, थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा समझें, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी। एक मिनट, हाँ, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखें तो आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि एक तरफ आपको कबाड़ यानी कि गरीबी दिख रही होगी, और एक तरफ कहीं ना कहीं आपको अंबानी का जैसे ये क्या बोलते हैं इसका, कोई नाम था यार बड़ा फेमस। ठीक है, तो ये भी देखने को मिल रहा होगा। यानी कि हमारा एक ऐसा देश है, विविधता वाला देश भी है, और साथ में एक तरह से बोलते हैं क्लास संघर्ष में ये भी देखने को मिलता है कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन भी यहाँ पे, यानी कि इंडिया, दुनिया का तो नहीं बोल सकते कि हाँ रिचेस्ट पर्सन हमारे इंडिया में भी है। इसका भी घर है, और ये भी एक घर है। ये धारावाही का सीन है ये, ठीक है, बॉम्बे का जो बेसिकली है, तो वहाँ से बेसिकली मुझे वही लग रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी सारी हमें आज के समय विविधता जो हमें देखने को मिलती है। एक मैंने यहाँ से स्क्रीन पर बात करी थी, आप इसको नहीं सिर्फ इस बच्चे को देखिए, एक इसको देखिए और एक कहीं ना कहीं इसको भी देखिए, तो आपको फर्क ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि क्या सच में आर्थिक विकास हमारे देश का। क्वेश्चन यहीं से मैंने स्टार्ट किया था कि क्या सच में ये आर्थिक विकास है। आप बोलोगे नहीं, ये आर्थिक विकास नहीं है, ये तो मजाक है। मजाक है नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था का, कि जहाँ पर एक गरीब है और साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तो चीज़ें आपको फर्क यहाँ पे दिख गई होंगी। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या फ़र्क हमें देखने को मिलता है। इसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 1970 के अंदर धारणा, मतलब 1970 तक लोग यही मानते थे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि एक ही चीज़ है। अभी तक हम, ठीक है, 1970 तक इन दो वर्डों का मतलब यही था कि ये सेम ही वर्ड है 1970 तक। लेकिन 1970 के बाद जब अर्थशास्त्रियों का दिमाग खुला कि नहीं यार, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में काफ़ी अंतर है, तो फिर उसके बाद रिसर्च हुई, चीज़ें निकाली, कुछ पॉइंट्स बनाए, उसी को लेके यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन किया गया। तो कुल मिला के ये हुआ कि अब हम इस वीडियो के अंदर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को थोड़ा डिटेल के अंदर टटोलेंगे, खंगालेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, किसी तरह से चीज़ों को देखेंगे हमें। ठीक है, देखो, आर्थिक समृद्धि का मतलब बस एक चीज़ याद रखो, जहाँ पर मात्रात्मक चीज़ आ जाए, जहाँ पर चीज़ों को मात्रा के थ्रू नापा जा सके, जहां पे भी चीजों को मेजर कर लिया, चेक एट द फॉर्म, एट एनी फॉर्म, जहां पे चीजों को मेजर करना स्टार्ट कर दिया, भाई 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, 1 किलो आटा चाहिए, ठीक है, जहां पे चीजों को 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कुल मिला के कि जहां पर चीजों को ये कहने का मतलब ये है कि जहां पे चीजों को मात्रात्मक चीजों से लेके इसका लेना देना था। ये नहीं कहता कि क्या है किस तरह से, ये बोलता है कि हाँ चीजें बड़ी या घटी, चीज़ें बढ़ी तो विकास हो रहा है, समृद्धि आ रही है, घटी तो हाँ वही बोलेंगे गड़बड़ हो रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये मात्रात्मक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि सिर्फ मात्रा के ऊपर भागता है कि जीडीपी में कितना बढ़ा। इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है तो विकास हो रहा है। क्यों? वो बोल रहा है कि भाई नंबर्स बढ़ रहे हैं, भाई मान लो 8 to 10 हो गया, 8 to 10% हो गया, बोलता हाँ भी विकास हुआ है। चाहे भले ही हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी हो, चाहे इन्फ्लेशन से जीडीपी ज़्यादा आ गई हो, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि नहीं चीजें बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो ये बात करता है आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय उत्पादन के आकार में परिवर्तन इक्वल टू परमात्मक परिवर्तन को यह नापने की कोशिश करता है। यानी कि अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि के अंदर, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन इक्वल टू परिणात्मक परिवर्तन की बात जो है बेसिकली करता है, और किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को यहाँ पे जो है आर्थिक समृद्धि के तौर पर जो है बेसिकली जाना जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मान लो भी किसी अर्थव्यवस्था में एक दशक के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में मतलब वृद्धि होती है, तो बोलेंगे हाँ भी आर्थिक समृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। चाहे भले अनाज सड़ जाए, गल जाए, देखते हो ना किस तरह से हमारे टिकटॉक पे या फिर टकाटक पे वीडियो वायरल होती हैं
कि किस तरह से देखो, किस तरह से कितना अनाज सड़ रहा है, गल रहा है, ये उसकी बात नहीं करता है, ये सिर्फ मात्रा को लेकर बात करता है। इसी की जैसे किसी अर्थव्यवस्था में सड़क नेटवर्क एक दशक में चाहे किलोमीटर में वृद्धि हुई हो, लेकिन सड़क वृद्धि हुई है लेकिन सड़क की हालत खस्ता हालत हो गई हो, तो ये उसके बारे में बात नहीं करेगा। ये सिर्फ इस पर बात करेगा कि हाँ भाई चीज़ें बड़ी हैं तो चीज़ें ठीक हैं। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी चीज़ को जब नापता है तो ये बेसिकली मात्रा को जो है बेसिकली जो है लेके नापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह किसी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का आंकलन कुल उत्पादन के मूल्य से भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं, किसी समय वृद्धि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हुई है तो भी उसका आकलन करेगा। चाहे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई हो, चाहे टॉप लेवल के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई हो, जो बॉटम के 20% हो उनकी अगर आय में खराब हो भी हुई तो भी बोलेगा नहीं वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हमें डेटा एनालिसिस ये करने को मिलता है कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ इसके नापने के तरीके में भी द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब ये है कि ये करेक्ट वे में डिफाइन नहीं कर पाता। हमें ये एनालिसिस मिला कि कहीं ना कहीं ये करेक्ट वे में जो है डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इसके मतलब यहाँ पे यही देखने को मिलता है। फिर आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है। टेक्निकल टर्म्स हैं कि भाई कुछ बोलते हैं कुल उत्पादन में वृद्धि हो या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, तो कुल मिला के या तो कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाए, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाए, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाए। तो ये सब चीजें जो है इसमें नापने की जो हम कोशिश करते हैं। फिर आर्थिक समृद्धि दर की बात होती है। आर्थिक समृद्धि दर में सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर, जो भी सकल घरेलू यानी कि जो भी जीडीपी में परिवर्तन होगा। लेट्स सपोज अगर बात करें 8 से 10 हो गया, हाँ भाई परिवर्तन हुआ 2% का, बस ऐसे याद रखो। अगर 8 से 10 हो गया और 2% परिवर्तन हो गया तो आप बोलोगे हाँ भाई आर्थिक समृद्धि दर में अगर बात करें 2% परिवर्तन हमें देखने को मिला। इसका निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान यानी कि चालू वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन यानी वृद्धि या कमी हुई हो बटे में पिछले वर्ष का जीडीपी गुणा में 1001 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आर्थिक समृद्धि दर जो निकल जाएगी। ये जो फैक्ट है पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन यूपीएससी के लिए नहीं है। इस चीज को आपने याद रखना है कि जो ये फैक्ट है पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नहीं है। विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि दर को वास्तविक विकास में परिवर्तन करना अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। यानी कि देखो यहाँ पे एक वर्ड को समझना कि वास्तविक विकास में परिवर्तन करना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि हम डेटा से बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि देखो दोस्तों डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमारे देश में देखा होगा हमारी जीडीपी की रफ्तार बढ़ने लग गई थी। अगर फैक्चुअल बात करूं, बिल्कुल फैक्ट पे लेके बात करूं, तो मैं ये भी पता चलता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ करी गई थी, उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दिया गया। जब इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जीडीपी अप हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो जिसके कारण हमें यह पता चला कि कहीं ना कहीं वास्तविक विकास में परिवर्तन होना अभी भी जो अगर बात करें तो, हालांकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आज भी काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। आप ट्राइबल एरिया में जाओ ना, मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ, ठीक है, मैंने देखा है वहां पे जाके चीजों को समझा है कि सच में यार मतलब दिल्ली के लोग, हम जैसे हम दिल्ली में बैठे हो, छत्तीसगढ़ के लोगों में कितना गैप हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बॉस आपके पास टैबलेट है, आपके पास लैपटॉप है, 5G का अगर बात करें ब्रॉडबैंड सर्विस है 5G की, ठीक है, 4G की। अब सोचो ट्राइब में एक है जिसके पास लाइट भी आनी बहुत मुश्किल हो रही है, तो क्या आप सोच रहे हो कि उस लड़के को और आपको समानता का व्यवहार मिल रहा है? मतलब उसको समानता का व्यवहार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, इसलिए रिजर्वेशन होना जरूरी है। हालांकि इसमें चुनौतियां हैं, मैं मानता हूं, इसको रिफॉर्म करना चाहिए कि एक ही कम्युनिटी को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसलिए रिजर्वेशन आज के समय जो है जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो ये भी सब चीज हमें जो है, यानी कि जब रिजर्वेशन होगा तो वास्तविक विकास भी कहीं ना कहीं कोशिश हो सकती है, कोशिश हो सकती है अगर हम सिद्धांतिक तौर पे बात करें। व्यवहारिक तौर पे नहीं, व्यवहारिक पे तो बोलूंगा कि प्राइवेट सेक्टर कर दो, पर उससे कोई फायदा नहीं है। खैर, तो आर्थिक समृद्धि की दर मापने के लिए वृद्धि में अंतर को प्रतिशत में निकाला होता है, जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। फिर आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं आर्थिक कारक भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आर्थिक कारक के अंदर अगर हम बात करें तो देखो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने के मतलब की बात करें तो दो कारक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आर्थिक होता है और एक गैर आर्थिक होता है। आर्थिक में वो चीजें होगी जिसमें चीजों की गणना करी जाती है किसी चीज को लेके। तो अभी हम जो अगर बात करते हैं आर्थिक कारक को जो समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन में देखें तो प्राकृतिक संसाधन में भूमि क्षेत्र, मिट्टी की गुणवत्ता, वन संबंधी, ये सब क्या है अगर बात करें हमारे प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि इनको कोई हमसे छीन नहीं सकता और ना ही इन संसाधन को हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भूमि है, अब भूमि को तुम कहाँ ले जाओगे? अपने घर ले जाओगे? भूमि है तो वही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं इनको जितना हमारा अच्छे से संसाधन होगा, जितना हम इसका अच्छे से मतलब कि कुशलता उपयोग करेंगे, उतना ही हमारे लिए वरदान साबित होगा, और जितना हम घटिया यूज करेंगे उतना हमारे लिए ये गले की फांस भी एक तरह से बन जाएगी। जैसे कि
अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखो जापान, सिंगापुर है, इनके पास भले प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन इनके पास अगर हम बात करें तो इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, मानव विकास है। लोग इन्होंने अपने मानव विकास पे ज़्यादा फोकस किया, जिसके कारण ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग आज भी जो है बेसिकली कर बात करें तो कर पा रहे हैं। फिर पूंजी निर्माण, जितना ज़्यादा चीज़ों का पूंजी निर्माण होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि अगर हम बात करें, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचतों को पूंजीगत वस्तु जैसे प्लांट, उपकरण और मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। कुल मिला के ये होगा कि दोस्तों कि हम किसी भी चीज़ का जब पूंजी निर्माण करते हैं, हमारे देश के अंदर बचते, देखो हमारा जो देश में बचत का एक जो आंकड़ा है मोटे की बात कर रहा हूँ, वो कुछ 28 to 36% है। ये बचत का आंकड़ा है। यानी कि हमारे देश में कुल मिला के ये है कि अपनी आय का, अगर मोटे लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, कि अगर एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 28 से 36% जो बचत कर लेता है कुल मिला के मंथली आय में, आप मोटा ऐसे समझो। तो इसमें यह पता चलता है कि हम पूंजी निर्माण करेंगे। अब जो ये बचत है, इस बचत को भाई मान लो 2000 रुपये आ गए, बचत कर ली। अभी 2000 रुपये को अगर हम किसी चीज़ में प्रोडक्शन में लगा दें, किसी चीज़ में निवेश में लगा दें, तो हो सकता है 2000 की जगह 2200 हो जाए और कहीं हो सके तो 2500 भी हो जाए। तो ये हो गया पूंजी निर्माण, कि जब हम चीज़ों को पूंजी निर्माण करते हैं, किसी भी चीज़ की तरह निवेश करके, या किसी चीज़ फैक्ट्री में करके, या किसी दुकान में लगा के, किसी भी चीज़ में करके, तो हम इसको, जैसे शेयर मार्केट में चले जाओ तो आज आपने देखा हो ग्रो ऐप चल रहा है, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। तो उस कंडीशन में जब हम चीज़ों को निवेश करते हैं, जब पैसे से पैसा जब बनाने की कोशिश करते हैं, तो पूंजी निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो जितना जिस देश में पूंजी निर्माण अधिक होगा, उतनी वहाँ पे आर्थिक समृद्धि सबसे ज़्यादा आएगी। यानी कि जिस देश के अंदर जितना अधिक पूंजी निर्माण होगा, उतनी ज़्यादा जो है आर्थिक समृद्धि जो सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, तकनीकी उन्नति। जितना तकनीकी तौर पे उन्नत होगा कोई देश, उतना ज़्यादा उसमें आर्थिक समृद्धि आएगी। क्यों? तकनीकी से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के आप देखो तो जो चलन है वो ऐप बेस का चलन ज़्यादा है। जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, आप देखें, और कुछ अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ये क्या है? ये ऐप बेस से तो है, ऐसा तो है नहीं। तो एक तरह से इन्होंने क्या किया, सारे उठा के एक अपने प्लेटफॉर्म पर बना दिया, प्रॉफिट कमा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। तो कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा जो चीज़ें होंगी उन्नत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा रिच है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा, अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है इंडिया करता है। उसी के तौर पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, तकनीकी उन्नति होगी, उस देश की आर्थिक समृद्धि सबसे ज़्यादा होगी। और पुरानी विधियों को लोग जितना ज़्यादा कम यूज़ करेंगे, उतना उनके लिए फ़ायदा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। फिर हमें ये उदाहरण के तौर पे देख लेना अपने हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, ये सब लोग क्या है, ये उन्नतशील औद्योगिक राष्ट्र बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौशल पे सबसे ज़्यादा विकास किया जाता है, कौशल विकास। जिससे भारत अभी आज के समय स्किल इंडिया का प्रोग्राम लेके आया है, हालांकि काबिल तारीफ है। अरे कुछ तो हो रहा है, कहने मतलब ये है, चीज़ें हो रही हैं अच्छे लेवल पे, कुछ तो हो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात हमें जो देखने को मिलती है। फिर उद्यमशीलता का मतलब ये है कि जब नए विचार को प्रमोट किया जाता है। इसके द बेस्ट एग्जांपल दिल्ली का केस स्टडी, मेरे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने अभी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है कि वो जो है बेसिकली स्कूल्स के लेवल के जिनके बच्चों में दिमाग में आइडियाज होंगे, वो उनको प्रमोट करेंगे। तो जब इनोवेशन का जब टाइम आएगा, जब दिल्ली जैसे इनोवेशन जो होएगा, तो कहीं ना कहीं समाज में इन फ्यूचर में फायदा हमें जो देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उद्यमशीलता पर सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे, उतना ही देश में आर्थिक समृद्धि हमें देखने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमें जो आर्थिक समृद्धि जो बेसिकली अगर बात करें तो हमें जो है देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, मानव संसाधन विकास। अब यहाँ पर मानव को संसाधन माना गया है। पहले ये था कि 2000 पहले से कंसेप्ट से ये था कि पहले मानव को संसाधन के तौर पर नहीं देखा जाता था, एक तरह से बर्डन के ऊपर देखा जाता था। लेकिन जब से यूएन की डेफिनेशंस आई तो इन्होंने एक नई सोच को विकसित किया। इन्होंने ये बोला कि नहीं यार, हम लोग मानव हैं और ये हम एक संसाधन भी हैं। अगर जिस मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छे से निवेश किया जाए, उनको उन्नत शिक्षा दी जाए, टेक्निकल स्किल्स दिया जाए, स्किल दिया जाए, तो वही लोग कल को रिवर्ट में भारत की जीडीपी को बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब गवर्नमेंट भी जो है कहीं ना कहीं, चाहे आपको पता है ना, शिक्षा जो है, शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? क्योंकि सरकार भी चाहते हैं कि मानव विकास का विकास हो, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इकोनॉमी को जो है बेसिकली रिवर्ट करेगा। यानी कि जितना ही गवर्नमेंट किसी चीज़ में या फिर कोई भी माँ बाप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने बच्चों में, उतना इसको रिवर्ट मिलेगा। आखिर क्यों होड़ लगी रहती है आईआईटी की और पीएमटी की, नीट की? क्यों? उनको पता है अगर कंपटीशन क्रैक करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन लेंगे,
तो कल को रिवर्ट में बहुत अच्छा फीडबैक जो है मिलेगा। आखिर क्यों आप लोग हमारे लेक्चर्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी होगी तो हो सकता है आपका सिलेक्शन की अच्छी जगह हो जाए। क्या पता मैं किसी डीएम से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या पता इस समय डीएम ही देख रहा हूँ, मुझे आने वाला डीएम। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब यह है कि अगर देखो जनसंख्या 2% बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन जनसंख्या अगर 7% बढ़ रही है, 9% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो ही हमारी चिंताजनक है। क्यों? अगर 10% बढ़ रही है तो हमारी वो जनसंख्या 10 साल में डबल हो जाएगी, राइट? यही हुआ ना कंक्लूजन। आपको पता है हम इंडियंस पूरे साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, आपको पता नहीं पता? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन देख लो, जितनी बड़ी कंट्री है वो आगे देखा जाए तो, ठीक है, तो हम एक ऑस्ट्रेलिया जितने बच्चे पैदा करते हैं पूरे साल में। सोचिएगा थोड़ा सा इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यानी कि जनसंख्या वृद्धि को अगर हम कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक ठाक वृद्धि लेके चलते हैं, तो इस पे अगर बात करें, इससे दबाव नहीं पड़ रहा संसाधनों पे। तो जब संसाधनों पे दबाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं विकास की तरफ यानी आर्थिक समृद्धि की तरफ जो चीजें जो हैं अच्छे से निकलेंगी, और कहीं ना कहीं किसी दूसरे देशों मतलब किसी दूसरे लोगों पर रुकावटें हमें जो है देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगी। बाकी आप पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। सामाजिक लागतें यानी कि आर्थिक समृद्धि का एक अन्य निर्धारक सामाजिक लागतें भी होता है, यानी कि स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा, महाविद्यालय, अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। ये मतलब कि सामाजिक लागतें जितनी न्यूनतम होंगी उतना ही आर्थिक समृद्धि हमें जो देखने को मिलेगी। यानी हमें ये पता चल गया कि जितना ही अगर बात करें तो आर्थिक समृद्धि जितनी ज्यादा मतलब कि जितना सामाजिक जो लागतें जितनी कम होंगी उतनी ही हमें आर्थिक समृद्धि जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब गैर आर्थिक क्रियाएं देख लेते हैं। वह क्रियाएं जो आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, वह क्रियाएं जो कहीं ना कहीं गैर आर्थिक है, यानी कि जिनका पैसे से कोई लेन देन नहीं, जैसे कि राजनीतिक कारक। कुछ ऐसे भी देश हैं जो वुमेन्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। रवांडा का आपने एग्जांपल सुना होगा, वहां पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो हालांकि वो देश गरीब है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन से भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, हमें ये भी पता चलता है कि जितना राजनीतिक इच्छा शक्ति में जितनी ज्यादा निर्भरता होगी, मतलब जितना ज्यादा कुशल होंगे, जैसे भाई एनडीए गवर्नमेंट है, ये बात तो कंफर्म है कि इनके राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत है। 370 आर्टिकल एक झटके में हटा देना, रातों रात हटा देना, सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। तो जैसे जिस तरह से ये विवाद को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम का विवाद जो टेंपल था, ये भी खत्म करना, ये भी एक उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है कि ठीक है, वट एवर जो भी फैसला है, ये खत्म तो हुआ, फसाद तो खत्म हुई, अब इसके बाद पॉलिटिक्स तो नहीं होगी। तो ये सब चीजें अगर बात करें मोदी सरकार की, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ हमें देखने को, क्यों? इससे हमें ये फायदा हुआ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा हमें जो है मोदी सरकार में देखने को मिलती है। हालांकि क्रिटिसिज्म भी कहता है कि कुछ किया नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया, वो एक अलग कहानी है, वो दूसरा पक्ष है, जब हम बात करेंगे किसी और दिन। लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि राजनीतिक अगर शक्ति मजबूत है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना। भाई सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर आप हिस्ट्री पे जाओ तो दो वीडियो पड़ी हैं, आप उनको देखिए, यू फील प्राउड टू बी एज ए इंडियन। तो ये सब चीजें हमें जो है देखने को मिलती हैं। तो एक स्थिर, शक्तिशाली, कुशल शासन होगा, कम भ्रष्टाचार होगा, ये सारी चीजें, जब ईमानदार प्रशासन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे से हमें चीजें देखने को मिलेंगी। फिर इससे हमें ये देखने को मिलता है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें शिक्षा का विस्तार भी होना चाहिए, आधुनिक विचारधारा का पालन भी होना चाहिए। तो ये सारे रीति रिवाज और ये व्यवसायिक, इनको बिल्कुल डाउन करके हमें कहीं ना कहीं बात करें आधुनिक विचारधारा के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, शिक्षा के विस्तार पर सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना चाहिए। फिर शिक्षा को लेके तो भली बातें स्वीकार किया गया है, मानव संसाधन पे एक तरह से भूमिका इसकी निभाई गई है, श्रम की कुशलता में सुधार यहाँ पे अगर होगा, अगर शिक्षा का विस्तार होगा तो उतना ही हमारे देश में गरीब मतलब कि एक तरह से समृद्धि हमें पाने की यहाँ पे, और मतलब कि समृद्धि जो होगी ज्यादा अच्छे से मिल सकती है। भौतिक सुधार की भी मतलब की इच्छा, यानी कि जब भौतिक उन्नति की इच्छा, यानी कि जब मन में, लोगों के मन में सच में हो कि नहीं यार हमें विकास करना, हमें उन्नति लेनी है, अगर इस तरह के मतलब कि अगर हम बात करें तो इस तरह की चीजें भी जो है यहाँ पे होनी चाहिए। फिर आर्थिक समृद्धि के मापा हम 4 तरह से नाप सकते हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और सकल, इससे हम जो बेसिकली इसको नाप सकते हैं। आर्थिक समृद्धि में यूएन की डेफिनेशन में हमें दृष्टिकोण देखना मिलता है, जिसमें निठुर समृद्धि, स्वरहीन, विहीन, भविष्य विहीन और जड़ विहीन, हमें इस तरह की हमें इस चीज हमें देखने को मिलती है। फिर समृद्धि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। स्लो डाउन में जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी के बढ़ने की दर धीमी हो जाती है लेकिन वृद्धि सकारात्मक ही बनी रहती है, तब इस स्थिति को विकास दर में कमी कहते हैं। संकुचन में जब किसी वर्ष को किसी तिमाही में समृद्धि दर नकारात्मक हो जाती है तो इस स्थिति को संकुचन कहते हैं। इस स्थिति में जीडीपी वृद्धि कम हो जाती है। मंदी में जब किसी वर्ष में लगातार कम से कम 2 तिमाही के लिए समृद्धि दर नकारात्मक रहती है तो इस स्थिति को मंदी कहा जाता है। अवसाद में इस स्थिति में मंदी के साथ साथ अवसाद यानी वस्तु की कीमतों का
गिरना भी आ जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक गंभीर स्थिति होती है क्योंकि मजदूरी के कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है। तीव्र मंदी में वित्त बाजारों की भारी मात्रा में गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। किसी इकोनॉमी का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से चलता है। अगर कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो पहले एक्सपेंशन करती है, फिर पीक पे आती है, फिर गिरती है, कंट्रैक्शन होती है और फिर उसके बाद एक्सपेंशन करती है। फिर ये जो प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो ये चीज आपने जो है याद रखनी है। फिर इसके बाद दोस्तों आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास में देखो अब यहाँ पे मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पे भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया। यानी कि इन्होंने ये बोला कि ठीक है चीजें बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, मतलब हम मात्रा को तो देखेंगे, साथ में हम जो सोशल पैरामीटर्स हैं हम उस पर भी जो बेसिकली बात करेंगे। यानी कि इन्होंने ये बोला कि अगर कोई देश बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्या उसमें सच में उसका सच में विकास हो रहा है। तो बेसिकली ये इस चीज पे जो है बेसिकली अगर बात करते हो बात यहाँ पे करता है, जिसके अंदर इसके प्रमुख लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, निःशक्तता, बेरोजगारी, इनका भी जड़ से खत्म अगर जब तक नहीं होगा तो जब तक चीजें जो गड़बड़ होंगी। यानी कि ये कहता है कि आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से जो बेसिकली अगर बात करें तो संबंधित हमें जो देखने को मिलता है। जैसे कि आर्थिक समृद्धि एक छोटी अवधारणा है, आर्थिक विकास एक उससे बड़ी हमें अवधारणा देखने को मिलती है। आर्थिक विकास के कारक में तौर पर देखें तो कुछ दो तरह के कारक आर्थिक घटक, अनार्थिक घटक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक प्रणाली, वित्तीय स्थिरता, विदेशी व्यापार, विकासात्मक नियोजन, मानव संसाधन, सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक घटक, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, विकास की कांक्षा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर इसके अंतर को देखें तो हमें यहाँ पे साफ चीजें समझ आ जाती हैं कि अर्थ में देखें तो आर्थिक समृद्धि के तौर पे अभिप्राय मतलब देश में वस्तु सेवा का उत्पादन से वास्तविक वृद्धि से है। आर्थिक विकास में आय, बचत, निवेश और परिवर्तन के साथ साथ एक देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन भी शामिल हमें जो देखने को मिलता है। इसके कारक में देखें तो जैसे निवेश, शुद्ध निर्यात, ये सारे इसके सकल घरेलू उत्पाद में संबंधित कारक होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता के आंकड़ों में कमी, ये सारे परिवर्तन जो गुणात्मक तौर पर हमें चीजों को देखा जाता है। माप में अगर बात करें तो ये मात्रात्मक उपाय नापता है, ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो गुणात्मक उपाय हमें जो देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है और यहाँ पे जो है मात्रात्मक के साथ साथ जो है गुणात्मक परिवर्तन भी जो हमें देखने को अगर हम बात करें तो हमें जो देखने को लाती है। और आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर प्रतिबंधित डालती है। वहीं आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में जीवन की गुणवत्ता की उन्नति को भी प्रतिबंधित यहाँ पे जो बेसिकली करता है। फिर आर्थिक समृद्धि के कुछ मापक हमें देखने को मिलते हैं कि आर्थिक समृद्धि के मापक जो हमने पहले डिस्कस किया और आर्थिक विकास के मापक जो हम इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में इनको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे कि मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक शक्ति के मापक, ये सारे मापक हमें जो देखने को मिलते हैं। फिर आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से माना जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि का संबंध जो विकसित देशों से हमें जो है माना जाता है। फिर इसके बाद आर्थिक समृद्धि में एक व्यक्ति विशेष के विकास या किसी एक इकाई के विकास की बात की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश या समाज के विकास की बात जो है यहाँ पे करी जाती है। यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो वह आर्थिक रूप से विकसित भी यहाँ पे हमें होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, लाइक कतर का या कुवैत का बोल सकते हो। तो ये लोग हालांकि ये समृद्ध तो हैं लेकिन अभी भी इनमें आर्थिक विकास अभी नहीं हो पाया क्योंकि इनका एचडीआई जो है बहुत ज्यादा डाउन हमें जो है देखने को मिलता है। फिर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में काफी अंतर होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा हमें अधूरा हमें देखने को मिलता है। और आर्थिक विकासशील देशों को ज्यादा ध्यान अपने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर होता है, वहीं दूसरी ओर विकसित देश आर्थिक समृद्धि पर ज्यादा ध्यान जो बेसिकली देते हैं। ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, आप इसको जो है बेसिकली अब देखते हैं। देखो मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आप इसको क्लिक करके पढ़ लीजिएगा, बस यही मुझे कहना था। तो दोस्तों ये मैंने रिवीजन कराया, फटाफट क्विक रिवीजन, कुछ चीजें समझ आई होंगी क्योंकि बेसिकली ये उन्हीं को ज्यादा समझ आएगा जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको समझ आ जाएगा। जो नए हैं मे बी उनको डाउनफॉल लगे, गड़बड़ लगे। तो बस मेरी तरफ से ये था कि आपको रिवीजन की वीडियो भी फटाफट मिल सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।